तो स्टूडेंट्स, मांग की लोच से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि मांग की आई लोच किसे कहा जाता है, किस प्रकार से आई लोच को मापा जा सकता है। साथ ही हमने इस बात का भी डिस्कशन किया कि एंजेल वक्रों के माध्यम से मांग की आई लोच को कैसे निर्धारित किया जा सकता है और आईसीसी कर्व के ढाल से भी मांग की आई लोच को कैसे बताया जा सकता है। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होने की वजह से उस एक्स वस्तु पर जो किए जाने वाला व्यय का अनुपात है उसमें कोई परिवर्तन होता है तो उसके माध्यम से भी हम मांग की आय लोच की गणना कर सकते हैं। सामान्य रूप से तीन कंडीशन हो सकती है। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर एक्स वस्तु पर जो व्यय कर रहा है वो व्यय पहले की तुलना में उस व्यय का अनुपात बढ़ जाए या अनुपात वही रहे या अनुपात घट जाए। तो आज के इस वीडियो में हम तीनों ही स्थिति में मांग की आय लोच की गणना करेंगे। मान लीजिए, देखिए, आय में वृद्धि होने पर व्यय का अनुपात बढ़ जाता है। पहली चीज तो मांग की आय लोच इकाई से अधिक होगी। हम इसको यहां डिस्कस करेंगे। मान लीजिए प्रारंभिक व्यय का जो अनुपात है वो E अपन वाई, प्रारंभिक व्यय का अनुपात ये E अपॉन आई। आय बढ़ने के बाद व्यय का अनुपात E प्लस डेल्टा ई अपॉन आई प्लस डेल्टा ई। क्या है? आय का जो प्रारंभिक अनुपात है वो E अपॉन आई है, यानी कुल उसकी आय है उसमें से एक्स वस्तु पर इतना व्यय करता है। अब उपभोक्ता की जब आय बढ़ती है तो उस वस्तु पर व्यय का अनुपात बढ़ जाता है। यानी अभी पहले मान लीजिए, देखिए, ये था व्यय का अनुपात 1/3, यानी आय का 30% वो एक्स वस्तु पर व्यय करता था और अब व्यय का अनुपात मान लो 1/2 हो जाता है। तो यहां देखिए E प्लस डेल्टा ई अपॉन आई प्लस डेल्टा आई, अभी जो व्यय का अनुपात है और पहले जो व्यय का अनुपात था उससे अभी बढ़ जाता है, अभी ज्यादा हो जाता है तो निशान लगा देंगे। तो यह E मल्टीप्लाई बाई आई प्लस आई मल्टीप्लाई डेल्टा ई इज ग्रेटर देन E मल्टीप्लाई बाई आई प्लस E मल्टीप्लाई डेल्टा आई। क्रॉस गुणा किया, ये समान इसलिए कट गए, तो आई डेल्टा ई अपॉन E डेल्टा आई इज ग्रेटर देन 1, यह हम कह सकते हैं मांग की आय लोच इकाई से अधिक होगी। तो हमने यहां पहली कंडीशन देखी कि यदि किसी समय में उपभोक्ता की आय में होने वाली वृद्धि के साथ उस वस्तु पर, एक्स वस्तु पर अगर जो व्यय कर रहा है वह व्यय का अनुपात तो बढ़ जाता है। पहले व्यय का अनुपात था E अपॉन आई, अब व्यय का अनुपात बढ़कर E प्लस डेल्टा आई अपॉन आई प्लस डेल्टा आई आ जाता है और ये अभी वाला अनुपात ज्यादा होता है, पहले वाला अनुपात कम होता है। यानी व्यक्ति पहले 33% अपनी आय का खर्च कर रहा था उस पर, अब वो 50% आय का खर्च कर रहा है। एक अनुपात के रूप में हम बात कर रहे हैं। तो अगर व्यय का अनुपात बढ़ जाता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। दूसरी कंडीशन ये होती है कि यदि उपभोक्ता की आय में होने वाली वृद्धि के साथ एक्स वस्तु पर जो व्यय कर रहा है वो अनुपात समान रहता है, आय में वृद्धि पर होने वाला व्यय का अनुपात समान रहता है, तो मांग की आय लोच इकाई के बराबर होगी। कैसे होगी? प्रारंभिक व्यय का अनुपात जो है वो E अपॉन आई है, आय बढ़ने के बाद व्यय का अनुपात रहता है E प्लस दिस। अब देखिए व्यय का अनुपात समान रहता है, हमने देखा क्या, आय प्रारंभिक व्यय का अनुपात था E अपॉन आई, आय बढ़ने के बाद व्यय भी बढ़ता है तो व्यय में डेल्टा ई की चेंज होती है, तो आई प्लस डेल्टा ई व्यय हो जाता है और आय हो जाती है आई प्लस डेल्टा ई। अब दोनों का अनुपात समान रहता है, यानी अगर ये यहाँ 1/3 कट कर रहा था तो यहाँ पे भी 1/3 कट कर रहा है, तो हम करेंगे E प्लस डेल्टा ई अपॉन आई प्लस डेल्टा आई बराबर है E अपॉन आई, दोनों बराबर है। वृत्त गुणा करेंगे E मल्टीप्लाई आई प्लस आई डेल्टा ई इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाई आई प्लस E मल्टीप्लाई डेल्टा आई। अब ये दोनों बराबर से कट गए, तो ये I अपॉन E ये वाला इधर लेकर आए, मल्टीप्लाई डेल्टा ई
अपॉन डेल्टा आई बराबर 1, यानी मांग की आई लॉज क्या आएगी, इकाई के बराबर। तो यहां देखिए हमने दूसरी कंडीशन देखी, यदि किसी समय में उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है पर उसका एक्स वस्तु पर व्यय का अनुपात वह का वही रहता है, जितना परसेंट पहले खर्च करता था उतना ही आय बढ़ने के बाद खर्च करता है, तो ऐसी स्थिति में मांग की आय लॉज इकाई के बराबर होगी। तीसरी कंडीशन ये होती है कि आय में वृद्धि होने पर व्यय का अनुपात घट जाता है, व्यय का अनुपात घट जाता है, यानी पहले जितना व्यय करता था उससे कम खर्च करता है, तो मांग की लॉज इकाई से कम होगी। जैसे मान लीजिए व्यय पहले जो था वो था 1/2 और अब अनुपात 1/3 हो जाता है, यानी घट जाता है। घट जाता है तो क्या करेंगे, देखिए अभी पहले की तुलना में कम है, यानी पहले अनुपात ज्यादा था अभी कम है, घट गया, ये वाला घट गया, पहले ज्यादा था, पहले 1/2 था, ये 1/3 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे आई मल्टीप्लाई ई प्लस आई डेल्टा ई इज लेस देन ई मल्टीप्लाई आई, या आई मल्टीप्लाई ई कर दीजिए, कोई बात नहीं, आई मल्टीप्लाई ई प्लस ई डेल्टा आई, ये दोनों कट गए, तो आई अपॉन ई डेल्टा ई अपॉन डेल्टा आई इज लेस देन 1, या मांग की आई लॉज इकाई से कम होगी। तो यहां हमने देखा कि व्यय के संदर्भ में मांग की आई लॉज देखी, यदि किसी संदर्भ में किसी समय में आय में होने वाली वृद्धि के साथ व्यय का अनुपात बढ़ जाता है तो मांग की लॉज इकाई से अधिक होगी, यदि व्यय का अनुपात वही रहता है तो मांग की लॉज इकाई के बराबर होगी, और व्यय का अनुपात आय बढ़ने के साथ घट जाता है तो मांग की लॉज इकाई से कम होगी। एक और कंडीशन की हम बात करते हैं, यदि उपभोक्ता जितनी भी आय बढ़ी हुई है वो केवल एक्स वस्तु पर ही व्यय करता है तो क्या होगा, उसको भी हम चेक करते हैं। यदि उपभोक्ता के द्वारा पूरी बढ़ी हुई आय का एक्स वस्तु पर व्यय की जाती है, यानी चेंज इन इनकम बराबर है चेंज इन एक्सपेंडिचर, पूरा का पूरा जितनी भी आय बढ़ी वो पूरी की पूरी उसने किस वस्तु पर व्यय कर दी, एक्स वस्तु पर व्यय कर दी। तो आई लॉज क्या होती है, आई लॉज होती है आई अपॉन ई मल्टीप्लाई डेल्टा ई अपॉन डेल्टा आई। अब ये दोनों बराबर है तो ये हो जाएगा आई अपॉन ई मल्टीप्लाई डेल्टा ई अपॉन डेल्टा ई, कट गया क्योंकि देखिए ये दोनों बराबर है, तो डेल्टा आई की जगह मैंने डेल्टा ई लिख दिया, तो यहां क्या होगा, ई आई बराबर हो आई अपॉन ई, मांग की लॉज क्या हुई, आई अपॉन ई। अब इसको व्यय के रूप में रखें, एक्स वस्तु पर व्यय के रूप में रखें, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ई अपॉन आई व्यय के रूप में, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन के एक्स, यानी एक्स वस्तु पर व्यय करने वाली मात्रा है 1 अपॉन के एक्स, यानी जो उपभोक्ता आय में से एक्स वस्तु पर खर्च कर रहा है। इस प्रकार से वाई वस्तु का होगा तो 1/ky आ जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि किस प्रकार से व्यय के अनुपात में होने वाले परिवर्तन से भी मांग की आय लॉज की गणना की जा सकती है। मैं समझता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।